नमस्कार, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। दुनिया की निगाहें इस वक्त वॉशिंगटन पर टिकी हैं, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं नेतन्याहू ने रवाना होने से पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान होगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य इजराइल की सुरक्षा को और मजबूत करना और क्षेत्र में शांति का दायरा बढ़ाना है। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। ट्रंप का कहना है कि युद्ध खत्म होने की अच्छी संभावना है, लेकिन बातचीत विफल रही तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ईरान ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा है कि अमेरिका के साथ फिलहाल कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है और ईरान ने कभी किसी से शांति वार्ता की गुहार नहीं लगाई। उनका कहना है कि युद्ध और शांति का फैसला ईरान खुद करेगा। इस बीच लगातार तीसरे दिन अमेरिका और ईरान की ओर से किसी नए हमले की खबर सामने नहीं आई है। इससे हालात में अस्थायी ठहराव जरूर दिख रहा है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उधर उत्तरी इराक से भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। ईरानी मीडिया ने खौर मोर गैस फील्ड पर हमले और पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। वहीं एरबिल के आसपास ड्रोन गतिविधियों और धमाकों की खबरों के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इन दावों की अभी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। वहीं सऊदी अरब ने भी अपनी तेल सुविधाओं की ओर बढ़ रहे ड्रोन को रोकने का दावा किया है और इसके लिए ईरान समर्थित समूह को जिम्मेदार ठहराया है। तो देखिए, आज का दिन काफ़ी ख़ास है क्योंकि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अमेरिका पहुँच रहे हैं। वॉशिंगटन में उनकी बैठक डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगी। अमेरिका में जाने से पहले यहाँ पर नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बैठक में जो हमारा मुख्य विषय रहेगा चर्चा का वो होगा ईरान। और उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है कि उनको अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की रक्षा करना, बाउंड्रीज को मजबूत करना, ये उनकी प्राथमिकता है। जाहिर सी बात है किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर चर्चा होगी तो क्या कुछ रणनीति तो जाहिर सी बात है बनेगी। और क्या इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू हालांकि हमेशा हेल्प तो करता ही है अमेरिका, लेकिन क्या इस बार और भी कुछ हेल्प लेकर पहुंचेंगे वापस अपने वतन, ये भी देखना होगा। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ जी हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका भी लाइव टाइम्स पर। वेरी गुड मॉर्निंग। माथुर सर, रुख आपका करना चाहूंगी सबसे पहले। कल रवाना हुए थे यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू और आज उनकी वॉशिंगटन में बैठक होगी, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। उन्होंने खुद पोस्ट करके ये जानकारी साझा कर दी है कि महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा सिर्फ एक ही होगा जिस पर चर्चा होगी, वो ईरान होगा, जो कि जाहिर सी बात है इस वक्त होगा भी। फरवरी के बाद ये फेस टू फेस डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पहली बैठक होने वाली है इस युद्ध के शुरू होने के बाद। तो रणनीति बनेगी, पोज इस वक्त हम देख रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो हमले रुके हैं, इन हमलों में कमी आई है, कहीं ना कहीं ये शांति की उम्मीद है। लेकिन ये जो पोज है ये खुद को प्रिपेयर किया जा रहा है, ऐसा हम लोग कयास भी लगा रहे हैं। और अब इसी बीच ये महत्वपूर्ण बैठक, तो जाहिर सी बात है इसमें रणनीति भी बनेगी, बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। कैसे आप देख रहे हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इसमें? जय हिंद पिंकी, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका की भी जो इजराइल के बारे में सोच है और जो इजराइल का पक्ष अमेरिका समझता है वो बिल्कुल साफ और क्लियर है। वो कितना भी डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट कुछ देते रहे, इजराइल जो है, इजराइल के हित और इजराइल की बात अमेरिका हम हमेशा मानेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि इजराइल जो है वो अमेरिका का ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ अमेरिका की, पश्चिम एशिया की पूरी पॉलिसी आधारित है। और पश्चिम एशिया से प्रभुत्व हटने का अर्थ है अमेरिका के लिए इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी। तो ये बिल्कुल क्लियर है और नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वो वहां किस लिए जा रहे हैं। और इसमें कोई अमेरिका से कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट, जो उनको मालूम था कि किस लिए जा रहे हैं। और बात सिर्फ ईरान की होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनको जिस प्रकार से लगातार इजराइल कमजोर करता चला जा रहा है, उन पर हमले कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं डिस्कस होने की संभावना है। लेबनान के साथ क्या किस प्रकार से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी भी बातचीत होने की संभावना है। लेकिन जो एक बात इंपॉर्टेंट उभर करके सामने आ रही है वो ये है कि ईरान को कैसे हैंडल करना है। आपने पूछा है कि ये जो रोक लगी है फायरिंग पर, या 2 दिन के लिए या जितने भी समय के लिए वो है, पहले भी मैंने कहा था कि ये जो युद्ध है वो ऐसे ही चलता रहेगा सेगमेंट्स में, थोड़े थोड़े, कि कुछ तो दिन आप
हमले करिए, नुकसान पहुंचाइए, फिर अपने आप को दोबारा कंसोलिडेट करिए, तैयार करिए, फिर दोबारा हमले करिए। मुझे लगता है यही होता रहेगा। एक इंपॉर्टेंट इशू जो जो हाईलाइट मैं करना चाहता हूं वो ये है कि ईरान की परिस्थिति क्या है, इसको इस चीज से समझने की जरूरत है कि जब उनके एक शिप के ऊपर यूक्रेन से हमला हुआ और एक उनका सेलर मारा गया, तब उन्होंने यूक्रेन को धमकी दी। यूक्रेन के जो उनके ऑनवाय उनको बुला करके उनको कहा, यूरोपियन यूनियन को धमकी दी, ब्रिटेन को धमकी दी, इटली को धमकी दे रहे हैं, और साथ ही साथ रूस को भी उन्होंने कुछ कुछ ऐसा कहा। तो एक ऐसा देश जो पिछले 47 वर्षों से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पूरी तरह से दबाव में है, वो अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि वो पूरे यूरोपियन यूनियन को भी बदला ले लेगा, यूक्रेन से भी बदला ले लेगा, रूस को भी धमका देगा। अमेरिका और इजराइल से तो वो लड़ ही रहा है, पूरे पश्चिम एशियाई देशों से, गल्फ देशों से भी वो लड़ाई लड़ रहा है। ये चीज इस बात को दिखाती है पिंकी, समझने की मेरा जो आकलन है कि वो कमजोर हैं, उनके पास ताकत नहीं है। तो इसलिए इस तरह के बयान कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमारे पास हम ये भी कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि जिस ईरान ने आज तक एक भी मिसाइल इजराइल की तरफ नहीं फायर करी, वो क्या यूरोप को धमका रहा है? क्या वो ब्रिटेन के ऊपर किस तरह से वो हमला करके और उनको उनसे बदला लेगा? क्या बदला लेगा ब्रिटेन से? तो मेरा ये मानना है कि ये ईरान की घटती हुई युद्ध करने की क्षमता का एक 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 पॉसिबल व्यू, दृष्टिकोण हो सकता है। और यही चीज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर के इसके बारे में कुछ बातचीत कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि ईरान जो है वो आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से, दोनों रूप से बहुत ज्यादा दबाव में ठीक है। है और बहुत ज्यादा उसको नुकसान हो चुका है। उनकी जो बिल्कुल। ये मानसिकता है, इससे भी बदला लूंगा, उससे भी बदला लूंगा, इसको कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है पिंकी। बिल्कुल माथुर सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिचुएशन फिलहाल ये नजर आ रही है कि आर्थिक रूप से ईरान जो है वो काफी कमजोर हो रहा है। उसकी जो युद्ध की क्षमता थी वो अब धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। अंदर खाने में एक आवाज उठने का यहाँ पर IRGC के खिलाफ वो भी एक खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी एक स्टेटमेंट मैं रीड कर रही थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अजिताभ सर, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत जारी है, बातचीत काफी अच्छी हो रही है, और अगर समाधान नहीं निकलता है तो अमेरिका फिर से ईरान पर पहले की तरह हमला करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है इसको खारिज कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो बातचीत की बातें कर रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठी हैं। अब ईरान इतना कमजोर हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की क्षमता सभी को पता है, लेकिन बावजूद इसके वो बातचीत के यहाँ पर एक इशारा कर रहे हैं अगर बातचीत नहीं भी हो रही है, लेकिन ईरान उसको खारिज करने पर तुला हुआ है। ये पहले भी देखने को मिला था हमें पैटर्न। अजिताभ सर। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा पिंकी जी। देखिए, ये दबाव की कूटनीति चल रही है, बातचीत डायरेक्ट तो नहीं हो रही है। ईरान कह रहा है और मुझे लगता है कि वो सही कह रहा है, बातचीत मध्यस्थों के साथ चल रही है। एक तरफ ओमान अपनी बातचीत कर रहा है हॉर्मुज को लेके, और दूसरी तरफ कतर और पाकिस्तान लगे हुए हैं कि किसी तरह से टेबल पे ये फिर से आए और 10 दिन का एक तरह से कह लीजिए कि फिर से संघर्ष विराम वाली स्थिति आए। बातचीत डायरेक्ट नहीं चल रही है, इसीलिए आज देखिए राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ पूरी तरह से फुल हैं। आपने जो मीटिंग की बात की, आज 2 उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग व्हाइट हाउस में होने वाली है। एक तरफ तो बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस जा रहे हैं और ये उनकी 7वीं मीटिंग होगी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में। पिछले जनवरी से लेके अभी तक ये 6 बार मिल चुके हैं, ये 7वीं मीटिंग होगी। और ये मीटिंग किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ल्ड लीडर कह लीजिए उससे ज्यादा बार राष्ट्रपति ट्रंप नेतन्याहू से मिल चुके हैं। वो दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और निश्चित रूप से मुद्दे ईरान तो सबसे ज्यादा रहेगा ही, और ईरान से लगे जो प्रॉक्सीज हैं वो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इजराइल की ही कवायद, ये युद्ध पूरा इजराइल के लिए लड़ा जा रहा है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है इस विजिट में कई सारे मुद्दे और आगे आएंगे।
ईरान को कैसे रोका जाए वो तो होगा। बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ा सर आऊंगे आपके पास, सर माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ बीच में आपको, आऊंगे आपके पास। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उसका रुक कर लेते हैं। वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। आज ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी, तो पहुंच चुके हैं आखिरकार नेतन्याहू वॉशिंगटन में। आज ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होगी, व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। ईरान रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा, ये नेतन्याहू पहले ही जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दे चुके हैं। ईरान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई मुद्दों पर, ईरान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है, ये नेतन्याहू ने कहा है। ट्रंप से हमारी ये 8वीं मुलाकात है, ये नेतन्याहू जानकारी दे रहे कि 8वीं बार मैं ट्रंप से मिल रहा हूं और ईरान सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, मुख्य मुद्दा जो है वो आज की चर्चा का रहेगा। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी, ये भी नेतन्याहू ने बताया है। तो यहां पर आज ये मुलाकात होगी और बैठक होगी। अजिताभ सर, ईरान तो है ही बड़ा मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा जिस पर चर्चा होगी, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी खुद नेतन्याहू ने क्लेम किया, दुनिया के वो एकमात्र लीडर हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप से 8वीं बार मिल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि दोनों के रिश्तों में कितनी गहराई है। और ईरान के मुद्दे में भी कुछ नए साक्ष्य जो है इजराइल प्रेजेंट करने जा रहा है। खास करके पिकेक्स जो माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, वहां पे खबरें आई हैं, इजराइल ने ही ये डिस्क्लोज किया है। राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से वो पटरी पर लाना चाह रहे हैं युद्ध के लिए, और वो कुछ ऐसे साक्ष्य लेके जा रहे हैं कि ईरान फिर से पिकेक्स माउंटेन में अपनी सेंट्रीफ्यूज जो है न्यूक्लियर एक्टिविटी कर रहा है और न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी है। तो इस तरह के वो दावे करके उसके साक्ष्य दिखाने की कोशिश करेंगे और अमेरिका को फिर से युद्ध की ओर ज्यादा प्रवृत्त करेंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप जो बहुत एफर्ट्स लगाए हैं अमेरिका में, लेबनान में खास करके जो एक शांति की पहल हुई है, संघर्ष विराम हुआ है, वहां पे जो अभी सेफ जोन या पायलट जोन की बात है, उस पे इजराइल से वो कोशिश करेंगे कि इजराइल उसको माने और धीरे धीरे खाली करे। दूसरा मुद्दा एक और महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो गाजा से रिलेटेड है। गाजा में चूंकि अभी भी इजराइल 70% लगभग एरिया को कैप्चर किए हुए है, तो वहां एक इंटरनेशनल जो कह लीजिए पीस फोर्स बनने की जो कवायद है, उस पे भी निश्चित रूप से बात होगी। और ईरान को कैसे घेरा जाए, क्योंकि देखिए अब एक नया फ्रंट खुल गया है जो बाब अल मंदेब का है, उससे दुनिया की परेशानी और बढ़ने के आसार हैं। तो मुझे लगता है इजराइल भी कहीं ना कहीं यमन, सीरिया, लेबनान, ये सारे फ्रंट खुले हुए हैं, उससे इजराइल को कैसे बचाया जाए और कैसे राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस वॉर से निकले, ये सारी कवायद होगी। और आज एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग है, देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आज पहुंच रहे हैं और उनकी भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात होगी। तो वहां भी ईरान का मुद्दा निश्चित रूप से छाएगा, क्योंकि ईरान और यूक्रेन के बीच एक और फ्रंट कैस्पियन सागर में खुल चुका है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अजिताभ सर। तो यहाँ पर आज बड़ी रणनीतियां बनाई जाएगी, इसका इंपैक्ट जो है वो देखने को भी मिलेगा और तब मालूम होगा कि आखिरकार क्या रणनीतियां बनाई गई हैं यहाँ पर आज की बैठकों में। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। यूएस ने ईरान की सैन्य ताकत तबाह की है, ये ट्रंप कह रहा है कि यूएस ने ईरान की सैन्य ताकत तबाह कर दी है। ईरान के साथ शांति वार्ता की उम्मीद, ट्रंप ये भी कह रहे हैं। ईरान के हथियार निर्माण स्थलों को ध्वस्त किया गया है, ट्रंप ये भी कह रहे हैं। तो देखिए लगातार बयान अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से आने शुरू हो चुके हैं। एक तरफ बैठकों का सिलसिला है तो दूसरी तरफ अब ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, हालांकि सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से फ्लिप मारते हैं और इससे पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अब बातचीत की कोई उम्मीद नहीं है, हम लोगों का MOU जो है वो टूट चुका है, बातचीत की कोई उम्मीद नहीं है, बातचीत की टेबल पर तो अब हम आ ही नहीं सकते। लेकिन अब उन्हीं की तरफ से बार बार ये इशारा हो रहा है कि ईरान आओ, बातचीत करो, मैं तैयार हूं बातचीत के लिए। अब एक और बड़ी जानकारी, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर इराक का बड़ा बयान सामने आया है। हमने सऊदी ड्रोन हमले के दावे की जांच शुरू कर दी है, ये इराक कह रहा है। तो सऊदी ड्रोन हमलों के दावों की जांच जो है हमने शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव लगातार जारी है, उसी बीच अब इस मामले की जांच जो है इराक की तरफ से शुरुआत की गई है जांच की, जिसको लेकर इराक जो है वो जानकारी भी साझा कर रहा है कि जो ड्रोन हमले हुए हैं उसको लेकर हम जांच कर रहे हैं।
माथुर सर, बड़े अपडेट एक के बाद एक लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ बैठकों का सिलसिला, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के जो बदलते बयान हैं वो। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जब यहाँ पर ये दोबारा से सीज फायर खत्म हुआ, उस वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि किसी भी कंडीशन में अब बातचीत नहीं होगी, बातचीत की टेबल पर आ ही नहीं सकते हैं। और हमेशा हमने शुरुआत में देखा, बीच में देखा, अब भी देख रहे हैं हमने हमेशा देखा है कि ईरान की तरफ से सुगबघाट नहीं शुरू होते, ईरान की तरफ से झूठे बयान शुरू नहीं होते हैं कि बातचीत चल रही है, बातचीत के लिए तड़प रहा है अमेरिका, या फिर बातचीत को तैयार है अमेरिका। ये इस तरीके का हम ईरान से कभी नहीं सुनते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ऐसे बयान देते हैं कि ईरान तड़प रहा है बातचीत के लिए, ईरान त्रस्त है, बातचीत करना चाहता है, हमारी बातचीत चल रही है, दोस्ताना माहौल में बातचीत चल रही है, बातचीत को तैयार है ईरान। एक बार फिर ये कड़ी जो है वो देखी जा रही है। और इसी के अलावा यहाँ पर बड़े हमले और उनकी जांच भी इराक में हो रही है। आप ये देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ईरान की जो नेतृत्व आज की तारीख में है, जिसने पूरा ईरान के विचारधारा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आईआरजीसी और मुज्तबा खामनेई का, अगर वो हैं तो उसका एक ही वहां से रिटॉरिक निकल रहा है, इससे बदला, उससे बदला, इससे बदला, इसको मार, उसको काट, जबकि वो कुछ कर पाने वाले नहीं है। तो जब इस प्रकार का आपका एक यूनिपॉइंट एजेंडा बनकर के रह जाएगा तो कैसे कोई बातचीत हो सकती है? ये बात आप मेरे को ये समझने की बात है। जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है, उनके तमाम जो बयानात हैं वो ऐसे समय आते हैं जब वो थोड़ा सा चीज फायर तो नहीं कहूंगा, जब उन्होंने उनके ऊपर हमले करना बंद कर दिया है। दो इंपॉर्टेंट बयान हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का खुद का और एक ब्रैड कूपर का, जो उनके सेंटकॉम के जो चीफ हैं, उनका जो बयान है बिल्कुल क्लियर बयान है। उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे हमले करने का अभी समय नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमले बंद हैं, उन्होंने कहा कि अब बड़ा हमला करने की आवश्यकता है, अब उनको डिसाइसिव स्टेप लेने की जरूरत है। तो ये उनके मस्तिष्क में ये बात मौजूद है कि आने वाले समय में उनको एक मिलिट्री एक्शन और लेना पड़ेगा। और ये जो बयान ट्रंप के आ रहे हैं, हमने ईरान की ताकत खत्म कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये अभी भी मैं इस बात को ज्यादा मानता हूं कि ये बाइंग टाइम की टैक्टिक्स है। और जो ब्रैड कूपर का स्टेटमेंट है कि हमको बड़ा कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है, शायद उसकी तैयारी, ये इसको स्ट्रेटेजिक पॉज हम कह सकते हैं, जो कि अमेरिका ने किया है और वो पूरी की पूरी तैयारी करने पर आमादा है। देखिए, जब भी आप इस प्रकार का कोई स्टेप लेते हैं कि हमने युद्ध रोक दिया या इसके बाद हम बातचीत की मेज को सजाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे एक्शंस ग्राउंड पे, मुझे लगता है कि रोकना चाहूंगी, इस बात को मैं पूरा सुनूंगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आऊंगी आपके पास। सऊदी अरब के तेल प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है, बड़ा ड्रोन अटैक जो है वो सामने आ रहा है। सऊदी अरब के तेल प्लांट पर सऊदी अरब ने ड्रोन हमले को नाकाम किया है, ये जानकारी दी गई है। ड्रोन हमले के पीछे ईरान समर्थित गुटों का आरोप है। तो ड्रोन हमले के पीछे ईरान समर्थित गुटों का आरोप ये लगा है। सऊदी अरब के तेल प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया है, सऊदी अरब ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। ड्रोन हमले के पीछे ईरान समर्थित गुटों का आरोप। माथुर सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा, ये जो हमला हुआ है इस पर भी एक अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। ड्रोन हमले के पीछे ईरान समर्थित गुटों का आरोप है। बिल्कुल, देखिए, मैं जो बात बता रहा था आपको कि वो ये पूरी की पूरी प्रयास उनका यही है कि आने वाले समय में कोई ऐसी एक्टिविटी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब मैं बात बता रहा था कि आपको कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन देने की जरूरत है कि हम इससे, आप यहाँ पर ईज आउट कर रहे हैं, 2 शिप्स को थोड़ा पीछे खींचिए, थोड़ा डिप्लॉयमेंट में कमी करिए। उनके 50-90 हजार सैनिक वहां पर आकर के बैठे हुए, उन्होंने एक भी अपने जो मिलिट्री एसेट है उसको 1 भी मिलीमीटर पीछे नहीं खींचा है। तो ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो ईरान के साथ लड़ाई में कोई लेटअप होने वाला है। ये पूरी तैयारी है और मेरा ये मानना है कि आगे जाने के बाद और भीषणता हमें नजर आ सकती है। उम्मीद करते हैं कि ना हो, लेकिन आ सकती है, ये संभावना है। जहां तक सवाल सऊदी के उनके ऊपर हमलों का है, देखिए, ये ईरान का डेस्परेशन है और ईरान जो है अब वो पूरी की पूरी तैयारी कर रहा है कि किसी प्रकार से उन पर दबाव बनाया जा सके। और एक उसमें जो एलिमेंट और है, पहले तो मैं एक लाइन में बाबल मंदेब पे कहूंगा। देखिए, बाबल मंदेब को को बाधित करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान फिजिकली
कोई भी मदद वहां से भेज नहीं सकता। और मुझे नहीं लगता कि हूती अकेले के पास इतनी शक्ति है कि वो यहाँ पर अगर उसके ऊपर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के कुछ देश आकर के उसके ऊपर हमला करें तो वो इसको पूरी तरह से बाधित कर पाने में सक्षम होगा। हाँ, इसमें डिस्टरबेंस जरूर पहुंचा सकता है पिंकी, ये पॉसिबल है। जहां तक सवाल ये सऊदी अरब पर हमले होने का है, इसका जो एक और डायमेंशन देखने की हमें आवश्यकता है वो ये है कि पाकिस्तान की सेनाएं वहां पर मौजूद हैं, उनका क्या रिएक्शन रहेगा। क्योंकि वो जो जिस जिस अरामको में इन्होंने हमला करने का प्रयास किया है, वो इनके जो क्राउन प्रिंस है उनकी खुद की उनके चेयरमैन है उस कंपनी के। तो ये बहुत बड़ा हमला मेरे हिसाब से हमले का प्रयास माना जा सकता है। और ये ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, ईरान मैं बता रहा हूं आपको पिंकी, बहुत डेस्परेट है। उनके बयानों में, अराक्ची के बयानों में, हर एक में ये डेस्परेशन साफ आपको नजर आएगा। और मुझे ये लगता है कि अब अगर कोई संभावना बनती है, बार बार ये बात कहता हूं मैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन मौका, एक शानदार मौका उनको मिला था, उसको गंवा दिया अपनी इस जिहाद और बदले की मानसिकता के चलते। तो मेरा ये मानना है कि ये लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो इरबिल में हमले हो रहे हों या सऊदी अरब में हमले हो रहे हों या हूती कुछ कर रहा हो, ये तमाम चीजें छोटी मोटी हो रही हैं और इससे ईरान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है, ये मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि थोड़ी देर आज के जब नेतन्याहू वापस आते हैं तब आप देखिएगा कि किस प्रकार का एक्शन है और वो उनकी पूरी विजिट के जो बातचीत का उसको समाप्त करेगा, जो एक्शन होगा वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और जब नेतन्याहू वापस आते हैं तो उस वक्त देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अजिताब सर, इसी के साथ ये कि ईरान तो ये कहता है और हम सबको भी मालूम है कि इजराइल कतई भी नहीं चाहता है कि युद्ध रुके। इजराइल जो चाहता है कि उनकी जो मंशा है वो कंप्लीट हो जाए, वो पूरी हो जाए और वो खुद को सुरक्षित करने के लिए किसी भी, जाहिर सी बात है, सुरक्षित अपने आप को हर कंट्री करते हैं। तो ऐसे में ईरान का खात्मा, ईरान को पूरी तरीके से कमज़ोर करना, ये एक चाहत है इजराइल की, नेतन्याहू की। तो अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप तो ये बयान दे रहे हैं कि बातचीत के लिए ईरान तैयार है। ईरान भी बहुत ज़्यादा तरस रहा है कि हाँ बस अब एक बार बातचीत हो ही जाए। लेकिन नेतन्याहू आज पहुँच रहे हैं, इस बैठक में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो भी तो अपनी मन की बात रखेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को भी माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा पिंकी जी। देखिए, नेतन्याहू के भी व्यग्र हैं जैसे राष्ट्रपति ट्रंप हैं। नेतन्याहू के अपने चैलेंजेज हैं। एक तो उनके भी, वो भी लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनके भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मत भिन्नता है। और ये राष्ट्रपति ट्रंप खुद कल कह रहे हैं कि हम कई मुद्दों पे इजराइल से और नेतन्याहू से अलग सोचते हैं और अलग करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये मीटिंग जो 8वीं बार होने जा रही है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कैसे दोनों अपने डिफरेंसेस को कम करें। डिफरेंसेस ईरान को लेके है, ईरान के युद्ध को लेके है, उसके परमाणु प्रोग्राम को रोकने की कैसे की जाए, ताकत से की जाए या बातचीत से की जाए, वो भी एक मुद्दा होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंगल आया है, जो राष्ट्रपति ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जो इसको तुर्की को F-35 विमान, युद्धक विमान बेचने की बात है। इजराइल ने, नेतन्याहू ने क्लियर कट कल कहा है कि हम नहीं चाहते कि तुर्की को ये मिले जहाज, और तुर्की एक अलग से खड़ा हो ताकत के रूप में। इस तरह से इजराइल के अगेंस्ट हमेशा तुर्की रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप की सुगबुगाहट जो नेटो की मीटिंग के बाद से देखने को आई है अंकारा में, तुर्की को वो बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं और इजराइल को कहीं ना कहीं इससे खतरा लग रहा है। क्योंकि देखिए, दो चीज है, एक तरफ सऊदी को वो परमाणु प्रोग्राम देने की बात कर रहे हैं, परमाणु जो ऊर्जा के लिए उसको फैसिलिटी देने की बात सऊदी को कर रहे हैं, तुर्की को वो F-35 बेचने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इजराइल ये नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता और बढ़ेगी। एक तरफ सऊदी को इस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम देना या उसको पीसफुल यूज के लिए उसके आगे रिपरकशन हो सकते हैं। तो इजराइल यहाँ पे कई मुद्दों पे राष्ट्रपति ट्रंप को कोशिश करेगा कन्विंस करने की, और निश्चित रूप से अटैक और ज्यादा जारी रखें और उसको और बढ़ाएं, इसकी भी संभावना है। लेकिन ईरान भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। देखिए, ईरान ने बड़ी चालाकी से, वो जानता है कि वो कमजोर है, लेकिन उसने जो फ्रंट बाब अल मंदेब का खोल दिया, अब वहां से सऊदी जो अभी तक कंपैरेटिवली बचा हुआ था ईरान के अटैक से, एक तरफ उसने अपने जो प्रॉक्सीज है उसके इराक में उसको एक्टिवेट कर दिया, वहां से सऊदी पे अटैक करवा रहा है और उसका रिएक्शन में सऊदी अटैक कर रहा है। जैसे आज आपने कहा कि ड्रोन अटैक कर रहे हैं,
दूसरी तरफ वो हूती के थ्रू भी सऊदी को अटैक करवा रहा है। तो दोनों तरफ से अब सऊदी में अटैक शुरू हो गया है और उसके जवाब में सऊदी भी अटैक कर रहा है। तो ये वॉर और बढ़ता दिख रहा है कई फ्रंट पे। अब इससे निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप ज्यादा चिंतित होंगे, क्योंकि बातचीत की बात करते हैं, सच्चाई यही है कि बातचीत कहीं नहीं हो रही है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा क्षति की स्थिति में है और दोनों एक व्याकुल है, व्यग्र है कि कोई बीच का रास्ता निकले, कहीं ना कहीं शांति की बात हो। बिल्कुल, दोनों चाहते हैं ये कि शांति की वार्ता हो और कोई बीच का रास्ता जो है वो निकले, ईरान को भी ज़्यादा झुकना ना पड़े और डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने आप को मजबूत दिखाना है। लेकिन ये बीच का रास्ता संभव नहीं होता है। इस तरह के जब मामले सामने आते हैं जो हम अब तक देख रहे हैं, उसमें तो कहीं पर भी नज़र नहीं आया। हालांकि बीच में ज़रूर बात बनती नज़र आई थी, लेकिन ईरान उस वक्त झुकने को तैयार नहीं था। हो सकता है कि अब ईरान शायद अपनी जो पूरी गर्दन उसने ऊपर उठाई हुई है कि मेरे पास तो पूरी ताकत और मैं तो कुछ भी कर सकता हूं हॉर्मोन्स के बलबूते, शायद वो अब थोड़ी सी नीचे झुकती नजर आ जाए। उम्मीद ये की जा रही है। लेकिन आप सही कह रहे हैं सर, बातचीत तो अभी कहीं हो नहीं रही है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि बातचीत जल्द शुरू हो ताकि जो तमाम दूसरी कंट्रीज हैं जिस पर इनका इंपैक्ट पड़ रहा है उनमें शांति आए। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही लाइफ टाइम के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से हमारे खास कार्यक्रम 2 बजे युद्ध भूमि में।